नमस्कार। खबर दुनिया की के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री। सुनक ने बकिंघम पैलेस में की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात। चार्ल्स ने सुनक को किया प्रधानमंत्री नियुक्त। सरकार गठित करने का दिया न्योता। दुनिया भर से बधाइयों का लगा तांता। पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया देश को संबोधित। मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए काम करने का जताया संकल्प। आर्थिक स्थिरता लाने और विश्वास बहाल करने को बताया प्रमुख एजेंडा। आने वाले समय में मुश्किल फैसलों का दिया संकेत। यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर जर्मनी और यूरोपीय संघ की बैठक में यूक्रेन को कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा नेटवर्क की बहाली के लिए वित्तीय मदद का दिया भरोसा। रूसी हमले के बीच जर्मन राष्ट्रपति पहुंचे कीव। यूक्रेन के साथ खड़े रहने का दिया संदेश। इजरायली सेना ने फलस्तीन के एक आतंकी समूह के ठिकानों पर की बड़ी कार्रवाई। हमले में 6 लोगों की मौत। एक विस्फोटक प्रयोगशाला को भी नष्ट करने का किया दावा। फलस्तीन ने ताजा हमलों को तुरंत रोकने की मांग की। और दुनिया के कई हिस्सों में दिखा इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। भारत, पूर्वोत्तर अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी एशिया में दिखा सूर्य ग्रहण। भारत में 2027 में अगला सूर्य ग्रहण दिखने की संभावना। शुरुआत यूरोप से जुड़ी खबरों के साथ। ब्रिटेन के इतिहास में ऋषि सुनक का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। ऋषि सुनक को किंग चार्ल्स तृतीय ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस न्योते को स्वीकार करने के बाद पीएम ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ब्रिटेन के लोगों को संबोधित किया। सुनक ने जेम्स क्लेवर्ली को विदेश मंत्री जबकि बेन वेलिस को रक्षा मंत्री बनाया है। ये बदलाव का काफिला है। हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था और उथल पुथल से जूझती राजनीति को स्थिरता देने का काफिले का रुख उस महल की ओर है जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। लेकिन अब ये लोकतंत्र की भूमिका निभाते हुए उस देश की जड़ों से संबंध रखने वाले एक नेता को प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण दे रहा है जहां उसका राज हुआ करता था। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नवनियुक्त नेता ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स तृतीय से बकिंघम पैलेस में मुलाकात की और किंग ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह महज एक आमंत्रण नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा इतिहास है। इसके साथ ही सुनक एशियाई मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 200 साल के इतिहास में सुनक प्रधानमंत्री के रूप में डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए। देश के 57वें प्रधानमंत्री के साथ ही इस साल प्रधानमंत्री बनने वाले सुनक तीसरे शख्स बन गए हैं। सुनक के सिर पर एक और सेहरा बधा। वो किंग चार्ल्स द्वारा नामित पहले प्रधानमंत्री भी बने। भले ही सुनक इतनी विशेषताओं और उपलब्धियों के साथ ब्रिटेन की सत्ता की बागडोर संभाल रहे हों, लेकिन उन्हें पता है कि जिस समय वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं उन्हें किस मुश्किल से गुजरना होगा। इसकी झलक उनके पहले भाषण में भी दिखाई दी। उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को भरोसा दिया कि वो शब्दों से नहीं अपने काम के जरिए देश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। I will deliver on its promise. A stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting
our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. सुनक ने बदलाव लाने की लिज ट्रस की बेचैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसके पीछे कोई बुरी मंशा नहीं थी। सुनक ने कहा कि जो गलतियां हुई हैं उसे ठीक करने के लिए अभी से काम शुरू करना होगा। Some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की घोषणा करने वाली लिज ट्रस ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा किंग चार्ल्स तृतीय को सौंप दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री के रूप में अपने अंतिम भाषण में ट्रस ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करना एक बड़ा सम्मान था। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, बेल्जियम के प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष समेत दुनिया भर के अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। मैक्रों ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हम एक साथ मिलकर इस समय की चुनौतियों से निपटने के लिए काम करना जारी रखेंगे। सुनक के सामने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई समेत अन्य चुनौतियां हैं, जिससे उन्हें सावधानी पूर्वक निपटना होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले और मॉस्को पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से यूरोप की ऊर्जा सप्लाई बाधित हो गई है, जिसके चलते प्रति परिवार ऊर्जा की कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई हैं। सितंबर में पार्टी नेतृत्व के चुनाव के दौरान सुनक ने एनर्जी टैक्स को बढ़ाकर राजस्व में इजाफा करने की योजना का जिक्र किया था। इस वजह से आने वाले दिनों में घरेलू और कॉरपोरेट दोनों सेक्टर में डिमांड पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है। ऐसे में उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। जल्दी नेतृत्व परिवर्तन के कारण कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन वासियों में पार्टी की छवि को बरकरार रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सुनक ने अपने भाषण में साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए हालात से सबको मिलकर लड़ना होगा। और जैसा कि आपने जाना और देखा कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक आज प्रधानमंत्री बन गए हैं। किंग चार्ल्स की ओर से ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले टेलीविजन भाषण में सुनक ने कहा कि वो इस समर्थन का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए लोगों के लिए काम करेंगे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जल्दी ही अपनी कैबिनेट का गठन कर लेंगे। ब्रिटेन के इतिहास में मंगलवार का दिन बेहद अनोखा था जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने। ब्रिटिश संसद में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ऋषि सुनक हिंदू परंपराओं में ही पले बढ़े हैं। जालंधर के रामदास सुनक और सुहाग रानी सुनक काफी पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो 1935 में केन्या पहुंचे एक नौकरी करने। जालंधर के इस दंपत्ति ने 40 के दशक में ब्रिटेन को अपना ठिकाना बना लिया। रामदास और सुहाग रानी सुनक के 6 बच्चे हुए, जिनमें से एक थे यशवीर सुनक। इन्हीं यशवीर की शादी उषा सुनक से हुई और इसी दंपति को एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया ऋषि सुनक। ऋषि सुनक को बचपन से ही मंदिर जाना बहुत पसंद था, जो अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को इस पद पर देख चाहे ब्रिटेन हो या भारत, खुशी की एक लहर जरूर फैली है। लेकिन इसका अपना एक इतिहास है। भारत पर 200 साल राज करने के बाद जब अंग्रेज 75 साल पहले भारत छोड़कर जा रहे थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में कहा था
यदि भारत को आजाद कर दिया गया तो सत्ता निम्न स्तरीय और शक्तिहीन नेताओं के हाथों में चली जाएगी। लेकिन आज उसे विंस्टन चर्चिल के देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बन गया है। यही नहीं, 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों के देश में ही आज भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है, विशेषकर शिक्षा, चिकित्सा, सूचना तकनीक और अब राजनीति भी। सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों और समाज के एक बड़े वर्ग के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। इतने सारे एशियाई यहाँ रह रहे हैं और मैं इस देश में लगभग 42 साल से रह रही हूँ। यह एक लंबा समय है, इसलिए जब आप एक बहुसांस्कृतिक समाज में रह रहे हैं, ये संभव है। इसलिए ऋषि भी इस पद पर पहुँच रहे हैं। हाँ, एक भारतीय के रूप में यह गर्व की अनुभूति है। मैं उन्हें पसंद करता हूँ। सुनक का प्रधानमंत्री बनना यूके की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। एशियाई लोग हर किसी की मदद करते हैं। वास्तव में आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। रंग मायने नहीं रखता, हम सब इंसान हैं। उम्मीद है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ये तो बात हुई लंदन के आम और खास के विचारों की। भारत में भी खासकर पंजाब के लोग भी उत्साहित दिखे। इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री ने कभी हिंदुस्तान पे राज किया था, और वहाँ के प्रधानमंत्री, अगर इंडियन मूल का कोई व्यक्ति वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है तो भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आज किसी भी भारतीय से आप पूछेंगे तो आज वो बहुत गर्व महसूस कर रहा होगा कि हमारे में से कोई एक आज उस देश का प्रधानमंत्री बना है कि जिसने हम पे कम से कम 100 साल से ऊपर राज किया है। वहीं सुनक के श्वसुर इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि ऋषि को बधाई, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वो ब्रिटेन के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ऋषि सुनक ने पद संभाल लिया है। चुनौतियां काफी हैं, लेकिन ब्रिटेन के लोगों के साथ साथ भारत की शुभकामनाएं निश्चित रूप से उनके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। राष्ट्रीय नेता, विकास विशेषज्ञ और सीईओ मंगलवार को बर्लिन में यूक्रेन के मसले पर एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान पर जोर दिया गया। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और यूरोपीय आयोग द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूक्रेन में तेज होते युद्ध के बीच एक बार फिर यूरोपीय देशों ने जेलेंस्की के साथ मजबूती से खड़े होने पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बर्लिन में जुटे यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए वहां के पुनर्निर्माण की जोरदार वकालत की। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने यूक्रेन को कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र और ऊर्जा नेटवर्क की बहाली सहित अन्य क्षेत्रों में मदद के वादे को दोहराया। राजधानी बर्लिन में शुरू हुए 2 दिवसीय जर्मन यूक्रेनी व्यापार मंच में जर्मन चांसलर ने कहा कि अपने भागीदारों के साथ यूक्रेन को हर जरूरत पर मदद के साथ समर्थन करते रहेंगे। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन युद्ध की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध से की। यूक्रेन में रूसी हमले काफी तेज हो गए हैं। यूक्रेन में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ अंधाधुंध हमले कर यूक्रेन को मानचित्र से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। युद्ध का तरीका दिखाता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन हताश हो चुके हैं। हमें भरोसा है यूक्रेन एक बार फिर प्रबल राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। हम अपने सभी दोस्तों और भागीदारों के साथ मिलकर यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। सम्मेलन में रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान पर जोर दिया गया। दरअसल विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और यूक्रेन द्वारा पिछले महीने जारी एक विश्लेषण के अनुसार यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर 349 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अनुमान है, जो रूस के साथ संघर्ष शुरू होने के पहले यूक्रेन के सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 गुने के बराबर है। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण में निवेश भविष्य के यूरोपीय संघ के सदस्य देश में निवेश करने जैसा है। यूक्रेन को तेजी से पुनर्वास की आवश्यकता है। रूस जानबूझकर नागरिक बुनियादी ढांचों पर लक्षित हमलों का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को पानी, बिजली से वंचित करना है, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं।
रूस यूक्रेन को पंगु बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मिसाइलों और ईरानी ड्रोन ने अकेले ऊर्जा क्षेत्र के 1/3 से अधिक को नष्ट कर दिया है, और यह तब हुआ है जब सर्दियां आने वाली हैं। हम सभी को इसके खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे इस सब पर विचार करने का आग्रह करता हूं। इस बीच जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर रूस के हमले के बीच पहली बार कीव पहुंचे। उनकी यह यात्रा यूक्रेन युद्ध के 9वें महीने में प्रवेश करने और रूस द्वारा डर्टी बम के हमले की निराधार धमकी के बीच हो रही है। ड्रोन, क्रूज मिसाइल और रॉकेट के हमलों के बीच मेरा यहाँ आना अहम है, क्योंकि यह यूक्रेन के साथ एकजुटता का संदेश देगा। आज मैं यूक्रेन के लोगों को यहाँ से संदेश दे रहा हूँ कि हम न केवल आपके पक्ष में खड़े हैं, बल्कि हम आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य साजो सामान से भी यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। दरअसल राष्ट्रपति स्टीनमेयर अपनी तीसरी कोशिश में यूक्रेन पहुंचे हैं। अप्रैल में भी जर्मन राष्ट्रपति की अपने पोलैंड और बाल्टिक समकक्षों के साथ यूक्रेन जाने की योजना थी, लेकिन विदेश मंत्री रहने के दौरान रूस से नजदीकी की वजह से होने वाले विरोध के कारण वह नहीं जा सके। और अब खबर एशिया से। बात पश्चिम एशिया की जाए तो इजरायली सेना के सैनिकों ने फलस्तीन के पश्चिमी तट के सशस्त्र समूह के ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान बम धमाका और गोलीबारी हुई। पुराने शहर या नाब्लुस के कस्बे में पूरी रात चली छापेमारी की कार्रवाई साल 2022 में वेस्ट बैंक में हुए अब तक के सबसे भयावह खूनी संघर्षों में से एक है। ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब दोनों पड़ोसियों में तनाव चरम पर है। चक्रवात सित्रांग के कारण बांग्लादेश में सोमवार रात से 3 बच्चों समेत कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। सित्रांग मंगलवार को तड़के बांग्लादेश के तटीय हिस्सों में पहुंचा और बाद में कमजोर पड़ गया। आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय के राज्य मंत्री के मुताबिक चक्रवात से पूरे बांग्लादेश में लगभग 10,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। सित्रांग के बांग्लादेश के तट की ओर बढ़ने से पहले सोमवार को हजारों लोगों को सुरक्षित आश्रयों में पहुंचाया गया। चक्रवात के प्रभाव के चलते देश भर में लगभग पूरे दिन भारी बारिश हुई, जिससे दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों के कई इलाकों में जलभराव हो गया। और अब अमेरिकाना। मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप आज भारत सहित कई देशों में ठप हो गया था। दोपहर करीब 12 बजे से लोग व्हाट्सएप के जरिए ना मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही कोई मैसेज आ रहा था। कई यूजर्स ने दावा भी किया कि वो लॉगिन करने में भी सक्षम नहीं थे। यूजर प्रोफाइल फोटो और अपनी जानकारी बदलने में असमर्थ थे। इसके अलावा डाउन टाइप के दौरान फोन नंबर बदलना भी संभव नहीं हो पा रहा था। और अब अफ्रीका से जुड़ी खबरें। युगांडा की राजधानी कंपाला के बाहरी इलाके में एक ग्रामीण सामुदायिक स्कूल में आग लगने से बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। मकानों में दृष्टिबाधित बच्चों की स्कूल में रात में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि घायलों का इलाज हेरोना अस्पताल में चल रहा है। पूर्वी अफ्रीकी देश में स्कूलों में आग लगने की घटनाएं शिक्षा अधिकारियों के लिए हमेशा चिंता का विषय रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि जब स्कूलों या हॉस्टलों में लाइट चली जाती है तो छात्र अपनी क्लास या कमरों में रोशनी के लिए मोमबत्ती जलाते हैं। थोड़ी भी लापरवाही से मोमबत्ती के चलते आग लग जाती है। और अब बात विश्व संस्कृति की। दिवाली की धूम भारत समेत पूरी दुनिया में रही। लोग अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करते नजर आए। हालांकि ये बात तय है कि अलग अलग जगहों पर यह त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस बीच एक ऐसा भी देश है जहां इस पर्व के दौरान कुत्तों की पूजा होती है। ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन इसकी वजह सुनकर आप
हैरान रह जाएंगे। कुत्तों को सलामी मारते पुलिसकर्मी, फूल माला और मेडल पहनाकर सम्मानित करती पुलिस अधिकारी। यह सिर्फ आपराधिक मामलों को सुलझाने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मान नहीं है, बल्कि ये दीपों के पर्व दिवाली का एक हिस्सा है। यही वो परंपरा है जो नेपाल की दिवाली को भारत से अलग बनाती है। नेपाल में दिवाली को त्योहार कहा जाता है। नेपाल में भी लोग इस दिन दीप जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खुशियां बांटते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन एक और दिवाली मनाई जाती है। इस दिवाली को कुकुर त्योहार कहा जाता है। कुकुर त्योहार पर कुत्तों की पूजा की जाती है। खास बात यह है कि ये दिवाली यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि 5 दिन तक चलती है। इस दौरान लोग अलग अलग जानवरों जैसे गाय, कुत्ते, कौवा, बैल आदि की पूजा करते हैं। कुकुर त्योहार पर कुत्तों को सम्मानित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, फूलों की माला पहनाई जाती है और तिलक भी लगाया जाता है। कुकुर त्योहार में विश्वास करने वाले लोग कुत्तों को यमराज देवता का संदेश वाहक मानते हैं। नेपाल के लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुत्ते मरने के बाद भी अपने मालिक की रक्षा करते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है। कुत्तों के त्योहार के दिन मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि मनुष्यों को कुत्तों के प्रति दया और प्रेम दिखाना चाहिए और जितना हो सके उन्हें खिलाना चाहिए। इसके अलावा कुत्तों के लिए खास व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। कुत्तों को दही का सेवन कराया जाता है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कामना होती है कि कुत्ते हमेशा उनके साथ बने रहें। नेपाल का ये विशेष उत्सव जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के लिए भी खास होता है। इस उत्सव के माध्यम से वो लोगों को जानवरों के प्रति जागरूक करने के लिए इस उत्सव को माध्यम बनाते हैं। उत्सव से परे नेपाल में कुत्तों के कल्याण को अधिक व्यापक रूप से ध्यान देना शुरू हो रहा है। हमने इन जानवरों को अपने पास रखा है और उनकी देखभाल करते हैं। यहाँ हर कोई उन्हें प्यार कर रहा है। लोगों की आदत होती है अपने कुत्तों को सड़क पर छोड़ देने की। हम उन कुत्तों को यहाँ लाकर उनकी रक्षा करते हैं। वही नेपाल पुलिस कुकुर त्योहार को अपने ही अंदाज में बनाती है। वो उन कुत्तों को चुनती है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के आपराधिक मामलों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई हो। उन्हें बेस्ट हैंडलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वर्ष के दौरान जांच में अहम भूमिका निभाने वाले कुत्ते को सम्मानित किया जाता है। कुत्तों को सर्वश्रेष्ठ कुत्ते के रूप में चुना जाता है और उन्हें बेस्ट हैंडलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अकेले काठमांडू घाटी में अनुमानित 20,000 आवारा कुत्ते हैं। पोखरण में अधिकारी कुत्तों की माइक्रो चिपिंग कर रहे हैं, जबकि काठमांडू की नगर परिषद ने आवारा आबादी को नियंत्रित करने के लिए कुत्ते प्रबंधन अभियान शुरू किया है। दुनिया भर में जानवरों के खिलाफ हो रही क्रूरता के खिलाफ नेपाल का ये त्योहार एक खास संदेश देता है। तो इस दिलचस्प खबर के साथ ही खबर दुनिया की के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Under the visionary leadership of